हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एमएससी प्रोविजंस, जो कि इस समय माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का पेमेंट के ऊपर जो इनकम टैक्स का डिसअलाउंस है सेक्शन 43(b)(h) का, इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं। हम आज उनको अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टैक्स ऑडिट के दौरान इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट आई क्यों। इनकम टैक्स एक्ट में जो डिडक्शन मिलता है वो अकाउंटिंग सिस्टम आप कैसा फॉलो करते हैं, कैश या अक्रूवल, उसके बेसिस पर मिलता है। सेक्शन 43(b) उस इनकम टैक्स एक्ट के डिडक्शंस का एक एक्सेप्शन है, जो कि कहता है कुछ एक्सपेंसेस के लिए कि चाहे आप कैश सिस्टम फॉलो करें, चाहे आप अक्रूवल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करें, आपको डिडक्शन सिर्फ उन्हीं खर्चों का मिलेगा जिनका आप पेमेंट कर देंगे बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन ये सेक्शन एमएसएमई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एमएसएमई के ऊपर उन्होंने क्या एक नया क्लॉज लेकर के आया, फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू उन्होंने कहा द डिडक्शन ऑफ विच shall be allowed on a payment basis. It provides that any sum payable to MSE, यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 shall be allowed as a deduction in the previous year in which such sum is actually paid. तो यानी कि उन्होंने यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग का टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा कि उस एक्ट में जो टाइम लिखा हुआ है उसके अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आया कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से आ गया, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 से आया था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल भी हो गया। अमाउंट आउटस्टैंडिंग to the MSC suppliers on 31st March 2024 is paid after the due date. However, paid just before the due date of furnishing of return of income. तो क्या भाई उस एक्ट की टाइमलाइन के बाद पे किया लेकिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पे कर दिया, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नो। भाई अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न की टाइमलाइन एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी टाइमलाइन एप्लीकेबल होगी कि उसकी एमएसएमई ईडी एक्ट के थ्रू क्या टाइमलाइन आती है। तो क्या कहते हैं, द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 43(b) अलाउज डिडक्शन फॉर दोज ड्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग आईटीआर। हाउएवर such benefit is not available to the taxpayer making payment to MSMED, sorry, MSC. Therefore, unless such an amount is paid within the due date specified in section 15 of MSMED एक्ट, तो क्या टाइमलाइन वहां पर स्पेसिफाई की गई है? वो कहते हैं 15 डेज और 45 डेज। तो 45 डेज रिटन एग्रीमेंट में है और 15 डेज इन एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट है। अमाउंट शुड नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन टैक्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। हाउ कैन द असेसी आइडेंटिफाई दैट हिज सप्लायर इज अ एमएससी? तो ये भाई असेसी के लिए बड़ा एक सिरदर्द बन गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एमएससी है। तो इसके ऊपर एक सरकार का सर्कुलर ओएम है जिसमें उन्होंने एमएससी को एडवाइस किया था कि भाई आप अपने लेटर हेड, सप्लाई ऑर्डर शीट, इनवॉइस, बिल, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रिंट करिए कि भाई आपका एंटरप्राइज मेमोरेंडम नंबर की जगह अब यहाँ पर क्या चलेगा, उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये उनको अपने लेटर हेड्स पर या हर एक ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस पर प्रिंट करना है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन रहे कि वो एक एमएससी सप्लायर है। और यही यही एक सर्कुलर है जो आपको एज अ ऑडिटर या एज अ असेसी इस ब्लेम से, इस लाइबिलिटी से बचाता है कि आपका सप्लायर तो एमएससी था, आपको उसका टाइम से पेमेंट करना था और उसके ऊपर 43(b)(h) लगाना था। तो ये सर्कुलर आपको एक रिलीफ दे सकता है। फर्दर आप एज अ बायर एक और काम भी कर सकते हैं कि अपने हर एक सप्लायर से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं हर साल।
ये देखने के लिए कि उनका जो एमएससी स्टेटस है वो अभी भी है या नहीं। उसका फॉर्मेट ऐसा होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का, उद्यम XX00 और ये 00000000। इसमें XX डिनोट करता है स्टेट, 00 डिनोट करता है फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द पिन कोड ऑफ द स्टेट, और 7 डिजिट्स रिप्रेजेंट करती हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है या नहीं, तो आप इस वेबसाइट के लिंक पर उद्योग रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में जा करके उद्यम वेरीफाई, एक नया टैब वहां पर उन्होंने इनेबल किया है, वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका सप्लायर जेन्युइनली एमएससी है या नहीं। अगर गुड्स आपने परचेज की है 1 अप्रैल 2023 को और पेमेंट किया 31 मार्च 2024 को, क्या उसके ऊपर ये 43BH लगेगा? नहीं, क्योंकि पेमेंट हो चुका ईयर एंड पर, डिसअलाउ अभी भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो डिसअलाउंस की बात नहीं आएगी। आपने चेक दे दिया, उसने चेक बाद में एनकैश कराया, तो क्या लगे, क्या डिसअलाउंस होगा? क्या 15 दिन की टाइमलाइन लगेगी? नो। आप अगर 15 दिन के अंदर अंदर चेक दे देते हैं तो ये उसकी मर्जी है, वो उसको कब एनकैश कराता है। ये एक अकस्टम्ड प्रैक्टिस मानी जाती है कि भाई आपने जिस दिन चेक दे दिया उस दिन आपके एंड से पेमेंट हुआ हुआ मान लिया जाएगा, जब तक कि आपने जो चेक दिया वो डिसऑनर नहीं हो जाए। Does the disallowance attract if the provisions are made instead of crediting individual accounts? तो आपने एक एनोनिमस प्रोविजन बना दिया तो तब भी डिसअलाउंस लगेगा, क्योंकि वहां पर इनकम टैक्स एक्ट में एक बात कहता है, प्रोविजन रिप्रेजेंट सम पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज अदरवाइज अलाउेबल अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, देयरफॉर दे वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 43BH। वेयर देर इज नो एग्रीमेंट, तो नहीं है एग्रीमेंट तो 15 दिन, और एग्रीमेंट है तो 45 दिन तक की बात करते हैं। व्हाट इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड, तो इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है। पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द टाइम लिमिट, द टैक्स पेयर शैल बी लाइबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेट compounded to the supply on the amount from the day appointed day, or the day on the date agreed, or at 3 times of the bank rate notified by the RBI। तो आरबीआई ने जो रेट नोटिफाई किया उसका 3 गुना का रेट है। Whether any disallowance will be attracted in case payment is made beyond the time permitted? No, there will not be any disallowance since the payment is made in the same financial year। ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया। हु कैन एंजॉय, तो बेनिफिट्स अंडर MSMED एक्ट, तो अगर आपको ये बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के थ्रू कराना होगा एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्या MSME registered entities who are MSE having opening balances, whether that will be covered? No, opening balances due to such entities will not be covered during financial year 23-24। Is section 43BH only applicable to entities who are getting audited? No, ये सबके ऊपर applicable है, चाहे आपका ऑडिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। एक टैक्स पेयर है, उसने कुछ सामान खरीदा 1 मार्च को, सामान के ऊपर उसने एक डिस्प्यूट रेज किया 5 मार्च को, उसको सामान पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव लगा, और 30 मार्च को वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ। तो क्या ड्यू डेट मानी जाएगी? अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट डेट है, ड्यू डेट आती है 15 दिन जोड़ करके, तो 1 तारीख में 15 दिन जोड़ेंगे तो 15 मार्च आ जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने डिस्प्यूट रेज कर रखा है, वो डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, और डिस्प्यूट जाकर के रिजॉल्व होता है 30 मार्च को, तो उस सिचुएशन में ड्यू डेट बन जाएगी 30 मार्च में। हमें 15 दिन ऐड करने होंगे 13 अप्रैल। इन द अबव क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि हमने डिस्प्यूट रेज किया होता 20 मार्च को, भाई 20 मार्च को अगर आप डिस्प्यूट रेज करते तो भाई डिस्प्यूट, क्योंकि आपके 15 दिन तो पहले ही 15 मार्च को हो चुके हैं, तो ड्यू डेट आपकी वहीं पर आ जाती। तो क्या कहते हैं, कंसीडरिंग द ड्यू डेट from the March 15 and the taxpayer did not make the payment, the amount should be disallowed, अमाउंट disallowed हो जाएगा, and the amount if outstanding should be noted, it should be noted that since the dispute was raised after the expiry of 15 days, the benefit of extension from the date of resolution is not available, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं। वॉट इफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है सेक्शन 43BH? नो, सेक्शन 43BH का क्लॉज वो कैपिटल एक्सपेंसेस के ऊपर और उनके डेप्रिसिएशन के ऊपर, दोनों के ही ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। What would be the treatment of interest in case of delayed payment?
इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस, अभी हमने ऊपर बताया, विच वुड बी डिसअलाउड टू द बायर वाइल कंप्यूटिंग इज इनकम। तो यानी कि आपको बेस अमाउंट भी डिसअलाउ होगा, इंटरेस्ट भी डिसअलाउ होगा। सच डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल इज पेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर और नॉट। इंटरेस्ट की डिसअलाउंस तो होनी ही होनी है, क्योंकि वो एक तरीके से पीनल प्रोविजंस में फॉल कर गया। विल द प्रोविजंस अप्लाई टू ट्रेडर्स? नो, ये ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है। इज सेक्शन 43BH एप्लीकेबल इफ द बायर इज ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? नो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपको एक प्रिजम्पटिव डिडक्शन मिल जाता है 50% का, तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। वेदर द डिसअलाउंस वुड बी अट्रैक्टेड ऑन द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट? पूरे के पूरे अमाउंट पर एप्लीकेबल है। जो भी अमाउंट आप P&L में चार्ज करने वाले हैं, जो भी अमाउंट आप उसको पे करने वाले हैं। What if the advance is paid to the supplier? तो एडवांस payment made to the supplier shall be allowed as a deduction in the year of payment itself, even if it does not fall due for the payment in that year. सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट भी दिया है। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने एफएक्यूज और एमएससी पेमेंट्स डिस्कस किए। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।